ठीक है, तो मैं जो है अब हम क्या करेंगे कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो होते हैं उनको कैसे डील करना है इस पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम एकदम शॉर्ट में जो है ये देख लेते हैं कि एकदम रिकैप कर लेते हैं, कुछ लोग अभी भी आए। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है एक हैबिचुअल वे होता है, पैटर्न होता है, हैबिचुअल वे होता है थिंकिंग के, बिलीफ सिस्टम के, और जो आप रिस्पॉन्ड करते हो एक आपकी हैबिट बन जाती है, पैटर्न बन जाता है, एक जो है एक तरीके का पूरा पैटर्न बन जाता है जिससे आप सोचते हो और रिस्पॉन्ड करते हो, एक हैबिचुअल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ज्यादातर जो ये डिस्टॉर्शन होते हैं वो इनएक्यूरेट होते हैं, सही नहीं होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बायस्ड होते हैं मतलब वन साइडेड होते हैं, एग्जैजरेटेड होते हैं मतलब बड़ा चढ़ा के होते हैं, और इरेशनल होते हैं। ये जो पैटर्न्स होते हैं इस तरीके से होते हैं। इसमें जो है सबसे वन होता है ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग मतलब ये होता है कि या तो पूरा चाहिए या तो ऑल और नथिंग, ब्लैक और व्हाइट। बीच का जो ग्रे एरिया है आप उसको कंसिडर ही नहीं करते हो, और आप जो है बिल्कुल यही ऐसा होना चाहिए, ये तो ये बहुत बुरा हो गया, बिल्कुल आप ऑल और नथिंग में घूमते रहते हो, ब्लैक एंड व्हाइट, ओवर I जनरलाइजेशन। have a question. You're saying cognitive distractions are mostly exaggerated, means these are all imaginary or created by mind by some. Most of this means I have to say most of the scenarios created are imaginary, नहीं नहीं, which are दे आर नॉट इमेजिनरी, दे ये जो है ना धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप बनने लगते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ओवर जनरलाइजेशन जो है, तो इसमें क्या रहेगा कि आपका जो आपने फॉर एग्जांपल किसी सिचुएशन को देखा और आपके सामने किसी ने जनरलाइज किया, या हो सकता है क्योंकि ये एक डिफेंस सिस्टम होता है। मान के चलिए कि आपका जैसे किसी कम्युनिटी के लोग ने या किसी सोसाइटी के लोग ने आपके साथ में बुरा किया, तो आप जो है उस लेवल पे जनरलाइज करोगे तो आप अपने आप को बचा के रखो, यार कहाँ, अरे वहां नहीं जाता है, वो लोग बुरे होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपके पैटर्न बनते जाते हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप बनते लगते हैं। आप जो कॉन्शियसली ऐसे जानबूझ के बनाते हो ऐसा नहीं होता है, मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होता है, अपने आप धीरे धीरे बनते हैं, फिर जब एक बार वो बन जाते हैं फिर वो स्टेबल हो जाते हैं एक तरीके से। मतलब एक हैबिट आदत सी बन जाती है, आदत सी बन जाती है, और वो जो है बहुत सारे लोग होते हैं, इवन जो मैं भी हो सकता है कोई ना कोई डिस्टॉर्शन मेरे पास कुछ लेवल तक होगा मेरा, होता है जनरली होता है, लेकिन अगर ये कैरिड अवे होने लगे बहुत ज्यादा, आप जो आपकी लाइफ अगर ये इसी हिसाब से चलने लगे तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। थोड़ा बहुत तो जो है होते ही होगा, अगर आप भी, अगर ये तो 10 ही है, 9 ही है, अगर आप देखिए अगर 20 25 50 डिस्टॉर्शन थे, अगर आप सारे देखोगे। हेलुसिनेशन जैसा वगैरह कुछ नहीं रहता, मतलब नहीं नहीं, रिएक्शन टाइप होता है। नो 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 नो, हेलुसिनेशन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जो है साइकोटिक वगैरह कुछ नहीं है, ये एकदम जो एक कॉग्निटिव लेवल पे होता है। कॉग्निटिव मतलब है कि आपका जो थिंकिंग है, आपका जो रैशनल माइंड है वो जो हाईजैक हो जाता है, और ये जो पैटर्न है, जो एक हैबिट है, ये जो है ये ऑटो मोड में चले जाती है, इंस्टेड ऑफ जो आप खुद डिसाइड करो, है ना, जैसे ओवर जनरलाइजेशन जो माइंड है। आपका हैक हो जाता है, मतलब आप कंसर्न रहते हैं कि अगले वाला आपके मुझे इंसल्ट करेगा, वो ही मेरे माइंड में रहता है, जैसे कि कोई इंसल्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है और जनरलाइजेशन पे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जो है आपने किसी चीज को देखा कि यार ये जो एरिया के लोग हैं ये जनरली जो है बहुत रूडली बिहेव करते हैं ना, तो आप जो है अगर मान के चलिए उस एरिया में कोई अच्छा बनता होगा, बहुत एकदम सोशलाइज बहुत अच्छा अगर होगा, तो आप जो है आप ये नहीं देखोगे कि यार ये इसके मैं कैरेक्टर को देखूं, इसके बिहेवियर को देखूं, आप पहले ही जनरलाइज कर चुके होंगे उसके बारे में, है ना। तो ये चीजें ऐसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करते हैं। मेंटल फिल्टर, मेंटल फिंगर मतलब ये कि सिंगल नेगेटिव थॉट जो होता है, सिंगल नेगेटिव एक चीज होती है वो सारे जो अच्छी चीजों पे बोलते हैं ना कि जो अगर आप किसी के अंदर में जो है 100 अच्छाई है और अगर एक बुराई है तो एक बुराई पे ध्यान जाता है। इस तरीके से होता है कि अगर कोई एक जो नेगेटिव इवेंट हो जाए, नेगेटिव थॉट आ जाए, वो सारे जो पॉजिटिव चीजों को उसके ऊपर पानी फेर देता है, उनको दबा देता है, उनको रिप्लेस कर देता है। तो आप जो सिर्फ नेगेटिव इवेंट के बारे में उसी चीज के को लेके अगर आप ओपिनियन रखोगे तो उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करोगे, इंस्टेड ऑफ जो पॉजिटिव चीजों को आप उसको उसके बारे में आप सोचोगे नहीं, कंसर्न में नहीं रहेंगे आपको। ठीक है, डिस्क्वालीफाइंग दी पॉजिटिव, तो आप जो है पॉजिटिव आपको पता रहेगा, आपको समझेगा, फिर भी आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दोगे, अरे वो सब तो ठीक है फिर भी, अरे वो अच्छा है फिर भी, है ठीक है देखा जाएगा, अरे आप तो सही बोल रहे हो फिर भी, है ना, इस तरीके से आप उसको ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर दोगे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। जंपिंग टू द कंक्लूजन, आप ऑलरेडी जो है कंक्लूजन पे पहले ही जंप कर लोगे, आप जो है सोचोगे नहीं। जैसे आपको इनिशियली कुछ लगा, आपको अगर लगा कि यार ये, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी ने जो बोलते हैं ना जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, तो आपके दिमाग में पूरा पूरा बना हुआ है कि ये लोग कैसे करते हैं। तो अगर कभी भी आपको थोड़ा बहुत भी कुछ लगे कि ये पर्सन उससे
इसका जो ये जो जिस तरीके से बातें कर रहा है ये उस डायरेक्शन में जा सकता है, तो ऑलरेडी कंक्लूजन में चले जाओगे यार ये सब तो फ्रॉड है ना। हो सकता है कि वो कोई लेजिट हो सकता है कुछ वो रियल हो सकता है कोई सही हो, लेकिन आप जो पहले ही कंक्लूजन में चले जाओगे। इस तरीके से आप जो है पूरा जो समझने के पहले जो आप इनिशियल जो आपका इंप्रेशन पड़ता है, ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप जो कंक्लूजन पे चले जाते हो। ये जो जंपिंग टू कंक्लूजन प्री जज करते हैं, ठीक है सही, आप सही बोल रहे हो। जंपिंग टू द कंक्लूजन मतलब है कि आपका पुराना बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आप पहले से चले जाते हो। मैग्निफिकेशन जो होता है इसमें रहता है कि आप बहुत बढ़ा देते हो चीजों को, बहुत जो है कैटास्ट्रोफी जो होती है उस डायरेक्शन में लेके जाते हो, बहुत बुरा बहुत वर्ष तरफ बना देते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज इतनी बुरी है तो आप उसको इतना बुरा जो विजुलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, फिर आप इस लेवल का बुरा फील करोगे, फिर उसके हिसाब से आपका मूड ऑफ हो जाएगा। मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के आप जो है अपसेट हो जाते हो। इमोशनल रीजनिंग मतलब ये है कि आपकी जो रीजनिंग है वो उसको डोमिनेट इमोशन से करते हैं। आपका ड्राइवर इमोशन होता है और रीजनिंग जो है वो पीछे हो जाती है। तो आपके जितने भी रीजनिंग होगी वो इमोशंस के हिसाब से होगी। आई फील इट देयरफॉर इट मस्ट बी ट्रू, मुझे ऐसा महसूस होता है। उसके पीछे भले की लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगी, हो सकता है कि वो गलत भी हो, मेरा दिल कह रहा है ऐसा हो जाएगा। इमोशनल रीजनिंग होती है आपकी, इमोशंस जो है वो डोमिनेट करते हैं, वो उसको लेके जाते हैं, डायरेक्शन जो इमोशंस देते हैं। शुड स्टेटमेंट्स जो होते हैं मतलब एक कि इस तरीके से शुड, ये इस तरीके से ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसको इसी तरीके से चलना चाहिए, दिस शुड बी लाइक दिस ओनली, दिस शुड नॉट बी लाइक दिस, है ना। ऐसे करके आप पहले से बना लेते हो, अगर वो चीज नहीं होती है तो आपको बुरा लगता है। आप जो है पहले से एक्सपेक्टेशंस अपने इतने बना लेते हो कि यार ये ऐसा ही होना चाहिए, इसने ऐसा ही करना चाहिए, तो फिर वो शुड स्टेटमेंट जब पूरे नहीं होते तो आपको बहुत बुरा लगता है, आप बहुत अपसेट हो जाते हो, आप जो है पूरा मूड ऑफ हो जाता है, डिप्रेस फील करते हो। पर्सनलाइजेशन मतलब है कि आप जो है अपने आप के ऊपर ब्लेम करते हो, अपने आप को विक्टिम बनाते हो, इवन दो आपका कोई गलती नहीं था, इवन दो आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आप जो है अपने आप को बुरा बनाते हो, अपने आप को ब्लेम करते हो, मेरा ही फॉल्ट था। जैसे आप कहीं घूमने गए, हो सकता है कि उस पर्सन का पहले से मूड ऑफ होगा और आपको लगे और आप उसके पास गए, वो आपसे बात नहीं किया, अरे यार मैं गया था, मुझसे कोई गलती हो गई, इस वजह से उसने उसका मूड ऑफ हो गया, पहले से मूड ऑफ होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप बोलोगे यार मेरे से कोई गलती हो गई, मेरा मूड ऑफ हो गया। तो अगर जब तक आप जो है ऐसा करोगे तो आप खुद स्ट्रेस में रहोगे, आप अपने सेल्फ स्टीम को भी डाउन करोगे और आप अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डाउन करोगे। तो अगर यहाँ पे इसके बारे में किसी को भी कोई सवाल है तो ठीक है, फिर हम जो है स्लीपिंग टेक्निक्स पे आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी बात आपको लगता है क्लैरिफिकेशन चाहिए आप पूछ सकते हैं, फिर हम जो आगे स्लीपिंग टेक्निक की तरफ जाते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ, इन सब चीजों का फिजिकल इफेक्ट हो सकता है क्या, बॉडी पे इफेक्ट हो सकता है क्या? बॉडी पे इफेक्ट देखिए क्या है, ये जो चीजें है ना, ये आप किस तरीके से डिसीजन लोगे, किस तरीके से बिहेव करोगे, ये उसको दर्शाती है। अब मान के चलिए कि आपने इनको कुछ यूज करके कुछ ऐसा काम कर लिया जिससे आपको फिजिकल हानि हो गई, तो डेफिनेटली उस सिनेरियो में तो आपको फिजिकल इफेक्ट होगा। और आप ये तो मतलब सडन इफेक्ट हो गया। अब होता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें जितने भी जो यूज करोगे, आपको उन, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो पर्सनलाइजेशन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरी गलती है, सोच के आप स्ट्रेस में जा रहे हो, तो स्ट्रेस से आपका जो फिजिकल डैमेज है वो तो होगा ना, क्योंकि स्ट्रेस में आपका जो है हार्ट बीट बढ़ेगी, आपका बीपी बढ़ेगा, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल रिलीज होगा, फिर आपका जो है डाइजेस्ट इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, तो आपको जो है और भी बहुत सारी बॉडी पर बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ना स्ट्रेस से। तो सारे चेंजेस अगर सारे चेंजेस अगर बार बार हो रहे हैं, रोज रोज हो रहे हैं, क्रॉनिक हो गया, दिन भर हो रहे हैं, लंबे लंबे समय तक चल रहे हैं, फिर तो जो है धीरे धीरे बॉडी डैमेज होगा, हो सकता है हार्ट में कुछ डिटेक्ट हो जाए। वो लोग बोलते हैं कि लिवर खराब हो रहा है, किडनी में जो है ये हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये सब इसी से होते हैं ना, स्ट्रेस वगैरह से भी एक इंपॉर्टेंट रीजन ही है, एक मेजर फैक्टर है स्ट्रेस। अच्छा, ये नॉट मतलब ये दी ओनली फैक्टर नहीं है, लेकिन वन ऑफ द मेजर फैक्टर ये है ना, बाकी सारी प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको अपने जितने भी मैंने डिस्टॉर्शन बताए हैं, आप जो है इनमें से देखिए कि आप कहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, और ये डिस्टॉर्शन जो है ये ऑटोमेटिकली आते हैं। फॉर एग्जांपल जंपिंग टू द कंक्लूजन, ये आप खुद सोच समझ के नहीं करोगे कि यार जो है स्टार्टिंग स्टोरी मुझे ऐसी लग रही है, चलो ठीक है लेट्स जंप टू द कंक्लूजन, ऐसा नहीं होगा। आप जो चीजें करोगे ना वो ऑटोमेटिकली होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सारी जो लाइफ में आप कहाँ कहाँ पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, किस तरीके से रिएक्ट करते हो, किस तरीके से आप सोचते हो चीजों को, किस तरीके से आप देखते हो, तो यहाँ पे जो है आपको ये करना है
कि मैं कहाँ पे कौन सा डिस्टॉर्शन यूज करता हूँ। आपको जो रिलैक्स होकर कंफर्टेबल, अगर आप गुस्से में एंग्जाइटी में अगर आप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप जब रिलैक्स हो जाओगे, आराम से बैठोगे, तब आपको देखना है कि मैं कौन सा डिस्टॉर्शन कहाँ पे यूज करता हूँ। कहीं पे मैं शुड स्टेटमेंट तो नहीं लगा रहा हूँ, कहीं मैं कंक्लूजन पे तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं पे जो मैं ब्लेम गेम तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं विक्टिम तो नहीं बन रहा हूँ, कहीं पे जो है मैं अलग अलग जो टाइप के, कहीं मैं ऑल और नथिंग पे तो नहीं जा रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि ये कहाँ पे आप कौन से यूज करते हो। फिर उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा जो है मेरे ये 4 डिस्टॉर्शन जो मैं जनरली यूज करता हूँ या जनरली मैं यूज करती हूँ। फिर आपको उसका ऑल्टरनेट डिसाइड करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप जंपिंग टू द कंक्लूजन अगर आप ज्यादा यूज करते हो, तो आपको ये बनाना पड़ेगा कि जब जब ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा, तो मुझे उसको रोकना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा, और साथ में जो है मुझे समझना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि मैं पूरी स्टोरी समझूं, मैं पूरी बात जानूं, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लूं, उसके बाद में मैं लॉजिकल माइंड से डिसाइड करूं कि क्या होना चाहिए। अगर आप ये करोगे, धीरे धीरे बार बार आप कॉन्शियसली करोगे, जब जब ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको कंक्लूजन की तरफ जाना है, आप जो है उस ऑटो जो है डिस्टॉर्शन को अगर आप पॉज करोगे, फिर आप धीरे धीरे आप जो कॉन्शियसली बार बार चेंज करोगे, तो ये नया जो बिहेवियर है ये ऑटो मोड में चला जाएगा, ये हैबिट बन जाएगी। फिर नॉट जंपिंग टू द कंक्लूजन ये हैबिट बन जाएगी, और जंपिंग टू द कंक्लूजन वहां से ब्रेक हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो है इमोशनल रीजनिंग हो गई, आप बार बार अपने इमोशंस पे जो है के बारे में अगर सोच सोच के आप डिसीजन लोगे, थिंक करोगे, तो आपको क्या करना चाहिए कि जब जब ऐसी कोई सिचुएशन आई, मैं क्या करूंगा, मैं इमोशन को साइड में रखूंगा, अपने लॉजिकल माइंड को यूज करूंगा। जब जब ऐसी सिचुएशन आएगी मैं अपने रैशनल माइंड को यूज करूंगा, और जब जब जो है फिर उस तरीके से मैं अपने आप को जो है यूज करके जो है मैं धीरे धीरे जो है मैं रीजनिंग करूंगा, धीरे धीरे जो मैं डिसीजन लूंगा, मैं उस हिसाब से जो है चीजों को देखूंगा, इमोशंस के क्लासेस पहन के नहीं देखूंगा, मैं लॉजिक और रीजनिंग के हिसाब से जो है चीजों को देखूंगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ये नई चीज जो है ये हैबिट बन जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है। तो आपको जो है सारे के सारे डिस्टॉर्शन जो है देखने पड़ेंगे कि आपके कौन से हैं, और उसके बाद में जो है फिर आपको समझना पड़ेगा कि आप जो है धीरे धीरे बार बार चेंज करोगे, बार बार चेंज करोगे, तो ये जो नया हैबिट है ये जो है ये आपके बिलीफ सॉरी ये जो नए बिलीफ सिस्टम है ये आपके हैबिट में चले जाएंगे, ये जो नई थिंकिंग है ये आपके हैबिट में चली जाएगी, है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। किसी को कुछ भी पूछना है इसके बारे में तो पूछ लीजिए, फिर मैं जो है स्लीप के ऊपर में जाऊंगा। सर आप कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं कि जहां पर हम इमोशनली सोच रहे हैं और उसको हम लॉजिकली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा एग्जांपल लेके कि नहीं मैं अभी तो इमोशनली ऐसे सोच रहा था, लेकिन मुझे स्टॉप करके मुझे लॉजिकली सोचना है, तो मुझे उसको उस चीज को मैं कैसे सोचूं। देखिए, इमोशनली आदमी कैसे सोचता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप आप मुझे कोई एग्जांपल दीजिए ना कि जहाँ पे लोग इमोशनली सोचते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे लॉजिकली कैसे सोच सकते हो। आप ही कोई एग्जांपल दीजिए, एंगल को कैसे समझ लीजिए मुझे किसी ने डांटा, अब मैं उसकी वजह से मैं हर्ट हो गई और उसके बाद मेरा माइंड वैसे काम करने लगा, मैं भाई रोना लग गई, या मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है, ये सब लोग मुझे ही ऐसे बोलते रहते हैं, मतलब कुछ भी आप लगा लो XYZ। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक जनरलाइजेशन हो गया हुआ, जनरलाइजेशन का मतलब सब लोग मेरे साथ कर रहे हैं, ये जनरलाइजेशन हुआ। इसके बाद में जो है आपको किसी ने डांट दिया, तो इस चीज को आप जो है फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गलती थी और उसके बावजूद जो है आप बोलोगे मुझे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मतलब ये कि आप जो है फिर एक तो और जो है आपका थिंकिंग बायस है। तो आपको ये देखना चाहिए कि मुझे सभी लोग डांटते हैं और हर टाइम डांटते हैं, तो आंसर आएगा नो, क्योंकि हर आदमी को हर इंसान बार बार नहीं डांटता है, कभी कभार ऐसा होता है। अगर वो भले आपका जो 2-3 दिन में हफ्ते भर में एक बार होने लगे, आपको देखना पड़ेगा कि ये लोग जो है मुझे हमेशा 24 घंटे डांटते हैं या मेरी गलती में डांटते हैं। अगर जहाँ पे मेरी गलती में डांटते हैं वहां पे सही में मेरी गलती होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो आप फिर आप जो है उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है देखो यहाँ पे मेरी जनरली लोग जो है गलती पे ही डांटते हैं, अगर आप कुछ गलती करोगे तभी डांटोगे, तो तभी आपको डांट पड़ेगी, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी गलती है, तो आप जो अपने आप को ये देख सकते हो कि यार मैं अपने को कैसे सुधार सकता हूँ। आपको अगर कोई आपको ऐसी चीज के लिए डांट पड़ रही है जो आपके हिसाब से सही है और उनके हिसाब से गलत है, तो आपको उसको लॉजिकली देखना चाहिए कि क्या ये चीज जनरली जो पॉपुलेशन है, जनरल सोसाइटी वो उसको सही कंसीडर करेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी का जो कोई कोई ऐसी बहू है जो एकदम मॉडर्न फैमिली की है, वो एकदम ट्रेडिशनल जो है राजस्थान के गाँव में चली जाती है। अब इनके जो है मुंबई में दिल्ली में जो है वेस्टर्न कपड़े पहनना इनके हिसाब से सही है, लेकिन अगर वो वहां चले जाएगी तो वो वहां पे गलत
कंसिडर किया जाएगा, है ना। अब वो जाके उस तरीके से अगर कपड़े पहनेगी तो बोलेगी यार सब लोग मुझे डांटते हैं, ये सब ऐसा है। तो आप देखना पड़ेगा कि आपके आसपास वो चीज जो है सही है या गलत है, वहाँ के सोसाइटी के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ के नॉर्म्स के हिसाब से वो सही है कि गलत है। अगर सही है तो आपको अपने आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि गलत है, वो गलत बात पे डांट रहा है और वो आप बिल्कुल सही हो, तो आप उनसे जो डायरेक्ट कन्फ्रंट करके बात कर सकते हो। और आप जनरलाइज करने के बजाय जो आप ये देखिए कि हर इंसान मुझे हर बार डांट रहा है क्या, आपको आंसर आएगा कि नहीं, हर इंसान मुझे हर बार नहीं डांट रहा है, कभी कभी जो है डांटते हैं। और आप इस तरीके से अगर लॉजिकली सोचोगे, प्रोसेस करोगे, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और हो सकता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इस पे एक बात बोलना चाहती हूँ। कई बार सामने वाला बहुत शॉर्ट टेम्पर होता है और हम उसको कन्फ्रंट नहीं कर सकते उस टाइम, और वो हमसे बड़े भी होते हैं, तो हम इसीलिए बदतमीज भी नहीं बन सकते। लेकिन अंदर ही अंदर घुटन जरूर होती है कि वो हर बात पे डांटते हैं, क्योंकि हम उन्हें किसी भी वजह से, पास्ट की किसी भी वजह से अगर हम उनको पसंद नहीं है, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कन्फ्रंट नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं अंदर ही अंदर घुटती हूँ, मैं उनको बोल भी नहीं पाती हूँ और डांट भी पड़ती रहती है। तो उस ये केस में आप पेरेंट्स की बात कर रहे हैं या हस्बैंड की बात कर रहे हैं? जी, मैं इन लॉज की बात कर रही हूँ। इन लॉज की बात कर रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, आपको मैं म्यूट करता हूँ, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, आपने म्यूट कर लिया है। देखिए, इन लॉज में क्या रहता है कि पहले जैसे शादियां होती थी ना, तो पहले जब शादियां होती थी तो जो भी बहू रहती थी, लड़की रहती थी, वो इसी माइंडसेट से जाती थी कि जो मैं ससुराल में जाऊंगी तो वहां पे सास ऐसे ही रहेगी, ननद ऐसे ही रहेगी, ससुर ऐसा ही रहेगा। वो उसके लिए हिसाब से मेंटली तैयार होकर जाती थी। ऐसा नहीं कि पहले सारी चीजें नहीं होती थी, पहले तो और ज्यादा होती थी। पहले तो एकदम ऐसे बिल्कुल बहुत अभी जो है थोड़ा सा आपको जो है फ्री विल मिल रही है, आप थोड़ा जा सकते हो। पहले तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहते थे, तो फिर भी जो है डिप्रेशन के जो केसेस है अभी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंडसेट अलग है, उनका माइंडसेट अलग है। अब आप इसमें दो तीन चीजें होती है। पहली चीज ये कि आपको इमोशनली स्टेबल बनना पड़ेगा। इमोशनली स्टेबल बनने के लिए आप खुद कर सकते हो या किसी से हेल्प ले सकते हो, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि मान के चलिए कि आप जो है हमारे यहाँ पे एक जो है एक केस आया था, सास ससुर थे जो है बहू को थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। उसने क्या करी कि उसमें कंडीशनिंग हो गई थी। जैसे बहू ने ये किया तो ये ऑटोमेटिकली इसको बोलेंगे डांटना चालू करेंगे, फिर बहू ने ये बोला ऑटोमेटिक डांटना चालू करेंगे। कंडीशनिंग हो गई थी। जैसे ये होता था, ये इनका बिहेवियर अपने आप आता था, वो फिर जानबूझ के नहीं करते थे। इसने क्या किया कि इसने अपने बिहेवियर में बदलाव लाने चालू करे। अगर इस चीज से अगर ये बज रहा है, ताली ऐसे बज रही है, तो जैसे ये देखते हो अपना ताली मार देते, ये देखते अपना ताली मार देते। उसने क्या किया कि उसने ऐसा कर दिया अपने बिहेवियर को, तो उसको वो मिल ही नहीं रहा है ताली वाली चीज। तो वो धीरे धीरे वो उनकी कंडीशनिंग ब्रेक हो गई। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि आप जो है किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से अपनी बात को रखना है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में मैंने कल बात करी थी। ये एक जो है साइकोलॉजी में जो एक चीज होती है, उससे रिलेटेड ये। इसमें क्या रहता है कि आपको अपनी बात कैसे रखनी है, आपको किस टोन में बात करना है, आपको कैसे बात करना है, आपको कौन से कैसे वर्ड यूज करने हैं, वो भी चीज अगर आप वो सीख लोगे तो आपको और जो है फायदा हो जाएगा। ऐसे करते करते 4-5 चीजों पे काम करने से आपकी सफरिंग कम होगी। अगर आप ये नहीं बोल सकते कि अभी अगर आप ये कंडीशन लगा दोगे कि जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर ये कभी नहीं होने वाला है। वो भी बोलते रहेंगे, आप भी सफर होते रहोगे, वो भी बोलते रहेंगे, आप भी सफर करते रहोगे। लेकिन छोटे छोटे लेवल पे अगर आप बदलाव करोगे, इमोशनल सेंसिटिविटी अगर अपनी जो स्टेबल कर लोगे, आप अपने आप को जो अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करोगे, आप अपने बात करने के तरीके को जो चेंज करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके इंप्रूवमेंट होने लगेंगे और आपकी लाइफ पहले से बेटर होने लगेगी। क्योंकि क्या रहता है कि वो लोग, उनको भी स्ट्रेस है, आपको भी स्ट्रेस है, उनकी भी लाइफ है, आपकी भी लाइफ है, वो भी परेशान है, आप भी परेशान है। तो हमको जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा अच्छा एडजस्टमेंट करना है जिसमें आप भी खुश रहे, वो भी खुश रहे। इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए कितना टाइम लग जाता है? अगर बाई चांस कोई इमोशनल सेंसिटिव पर्सन है तो उसको इमोशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए मतलब कितना ये उसके लिए किससे मिलकर वो इमोशनल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए, या ये उसको अपने आप भी हैंडल किया जा सकता है, या अगर वो बाहर से भी करता है तो कितना टाइम लग सकता है उसके लिए? ठीक है सर, आई एम टुडेज मैं आज क्या मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना मैं बीच में भूल गया था। जब मैं रिकैप कर रहा था ना, तो उसमें मैंने तब ऑन की। तो जो है आज की शायद रिकॉर्डिंग छोटी बनेगी। फिर देखते हैं, जो भी आपको मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो रिकॉर्डिंग जो है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अभी आप जो देखिए कि अभी क्या बात हो रही है। इन्होंने बोला कि इमोशनल स्टेबिलिटी जो है उसके बारे में क्या करना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि कितनी है। फॉर एग्जांपल कैंसर है, कैंसर फर्स्ट स्टेज का भी हो सकता है, लास्ट स्टेज का भी हो सकता है।
और वो पर्सन को जो उसकी इम्यूनिटी कमजोर भी हो सकती है और उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग भी हो सकती है। जैसे कोविड है, कोविड सीवियर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, सिम्टोमेटिक भी हो सकता है। और उसके साथ में अगर कोविड के साथ में उसको और बहुत सारी बीमारियां है तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर भी हो सकती है। तो इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा सेंसिटिव हो। दूसरी चीजें इस पे डिपेंड करता है कि आपके आसपास एनवायरनमेंट में स्ट्रेसर कितने हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक, जैसे हमारे पास एक अभी लेडी आई थी इन्हीं वर्कशॉप में से थे, तो उन्होंने बोला था कि जब तक मेरी शादी हुई तब तक मैं ठीक थी, लेकिन शादी के बाद से मेरी तकलीफें बढ़ गई। तो इमोशनली सेंसिटिव शुरू से थी, लेकिन उसको जो है शुरू से पैम्पर किया गया, उसको अच्छे से रखा गया, उसको जो है बहुत संभाल के रखा गया, उसको सारी जरूरतें उसकी पूरी की गई। इस तरीके से जो है उसको कभी उसको मौका नहीं पड़ा भड़कने का, है ना। तो वो सेंसिटिव पहले से थी, लेकिन जो है जब ससुराल में गई वहां पे उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला तो वो भड़क गई, और वो जो है एकदम बिल्कुल गुस्सा होने लगी, एकदम चिड़चिड़ करने लगी, रोने लगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास में स्ट्रेस कितना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंसिटिविटी कितनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा है। और आप जो है खुद से अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो इमोशनल सेंसिटिव जो है स्टेबल करने के लिए आते हैं, 1 महीने के अंदर हो जाते हैं। कई लोग 20 दिन में हुए हैं, कई लोग 40 दिन में हुए हैं। होता है ना ऐसा, तो थोड़ा सा समय लगता है, महीना 1.5 महीने के आसपास भी टाइम लग सकता है। अगर आप खुद से करोगे तो आपको जो है साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी सेंसिटिविटी कितनी है, आपके स्ट्रेसर कितने हैं, आपके ट्रिगर्स कितने हैं, और आप जो मेथड यूज कर रहे हो वो मेथड जो है कितना इफेक्टिव है, कितना रिलायबल है। अगर आप जो सिर्फ ऐसे मेडिटेशन करोगे तो हो सकता है जब तक करोगे तभी तक ठीक रहोगे। अगर आप मान के चलो कि कोई थेरेपी ले रहे हो जिसमें आपके रूट कॉज पे काम हो रहा है, जिसके आपके पर्सनैलिटी नेचर पे काम हो रहा है, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर आप जो है कोई और चीज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या आप मान के चलो कोई हीलिंग की तरफ जा रहे हो, या आप कोई और चीज कर रहे हो सकता है कि जो है कितनी देर तक ठीक रहोगे, कितनी जल्दी ठीक होगे, सारी चीजें डिपेंड करती है। आपको आंसर मिल गया? यस। तो ये एक सब्जेक्टिव होता है, और ये इसमें कोई ऐसे पहले से बना हुआ नहीं है कि ये इतने दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली हमारे पास जो लोग आते हैं वो 1 महीने में जो है स्टेबल हो जाते हैं जनरली। एग्जाम को कैसे कब जाए और हमारे कंप्यूटर जानते हैं। देखिए, एंगर जो होता है, एंगर कब आता है इंसान को, जब आप जो है फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे पता है कि मैं अपनी बात रख सकता हूँ और मेरी बात में दम रहेगा, मेरी बात में वजन रहेगा, और सामने वाले मेरी बात मानेंगे। तो यहाँ पे जो मुझे एंगर करने की जरूरत ही नहीं है। एंगर एक ऐसा डिफेंस है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे शब्दों में वजन नहीं है, मेरे इसमें वजन नहीं, तो मैं एंगर करके सामने वाले को दबा सकता हूँ। तो एंगर एक ऐसा अडेप्टेशन है जहाँ पे आप जो है अपनी बात को बनवाना, या अपनी बात में वजन रखना, या अपने जो है अपनी बात कन्वे करना, इसका एक तरीका होता है। और आप देखो कि मैं एंगर, कोई भी गुस्सा क्यों कर रहा है, अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो आप देखिए कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हो। मैं क्या जो है, क्या मेरे में कोई कमी है इस वजह से मैं गुस्सा कर रही हूँ, क्या मेरी बात में वजन नहीं है इसलिए मैं गुस्सा कर रही हूँ, क्या मैं जो किसी को कन्विंस नहीं कर पाती इसलिए मैं गुस्सा कर रही हूँ, क्या जो है ये मुझे डोमिनेट करता है इसलिए मैं बदले में गुस्सा करती हूँ। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हो। अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई भी गुस्सा क्यों कर रहा है, तो फिर हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और आपने लिखा कि कोई लोग हमारी कमजोरी को जानते हैं और वो फायदा उठाते हैं। तो अगर आपकी कोई कमजोरी को जानता है, तो आप अगर अपने पर्सनैलिटी में, अपने नेचर में ही बदलाव कर लोगे, आप उसको मौका नहीं दोगे, और अगर वो कुछ फायदा उठा भी रहा है तो उस सिचुएशन में भी आप जो है उस तरीके से बिहेव करोगे, आप खुद इमोशनल नहीं होगे, आप जो है ज्यादा हर्ट नहीं होगे, तो फिर धीरे धीरे वो इंसान भी छोड़ देगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कोई किसी को परेशान कर रहा है और वो परेशान हो रहा है, तो उसको मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो परेशान कर रहा है, परेशान हो रहा है। अगर मान के चलिए वो परेशान होना ही बंद करते तो बोले जान दे यार, छोड़े, इसको तो फर्क नहीं पड़ता है, एक टाइम पे वो भी छोड़ देगा। तो आप भी धीरे धीरे ऐसे कर सकते हो। अगर आपने बेटे को गुस्सा करती हो तो डबल हो जाता है, बात नहीं मानता। देखिए, आप जो है हमारे हमारे पेरेंटिंग के जो है कोर्सेज होते हैं, पेरेंटिंग भी जो है 1-to-1 भी करवाते हैं, और हमने जो भी किया है पेरेंटिंग में ऐसा रहता है कि आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे को किस तरीके से अपना मैसेज कन्वे करना है। आप बोलोगे कि मारना डांटने से होता है, तो वो हो सकता है उल्टा करे। जरूरी नहीं कि आप जो, अगर मान के चलिए कि आपके इंटेंशन कभी गलत नहीं रहते, आप ये नहीं चाहते कि मैं मार के जो है आप ये नहीं चाहते कि मैं मारूं और ये उल्टा करे, आपके इंटेंशन हमेशा सही रहते हैं। लेकिन बात ये कि आप जो कर रहे हो वो चीज काम करती कि नहीं करती, जरूरी नहीं कि वो सही हो। आपको लगता है वो चीज सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीज सही हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि पेरेंटिंग में बहुत चीजें बारीकी होती है, और पेरेंटिंग में ये रहता है कि बच्चे को कब बोलना है, क्या करना है, पनिशमेंट कैसी होनी चाहिए, और
रीइंफोर्समेंट कैसा होना चाहिए, उसके अलावा जो है रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किससे कितनी बात करनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, सारी चीजें अगर आप सीखोगे तो आपका बच्चा जो है आप जैसा चाहोगे वैसा बना सकते हो, क्या उसके बिल्कुल क्लोज बना सकते हो। लेकिन अगर आप इसके मतलब अगर आप जो चीजें काम करती है वो करोगे तो सही रहेगा, जो चीजें काम नहीं करती अगर आप वो करोगे फिर आप करते रह जाओगे, आपकी इंटेंशन भले सही रहेगा लेकिन जो बच्चा जो है कहीं और जो है निकल जाएगा। इन्होंने जो लिखा है वो समझ में नहीं आता, वो आप क्या करिए कि आप पर्सनल मैसेज में करिए, पर्सनल मैसेज में बात करिए और हम जो है आपसे वहाँ पे बात करेंगे। आप जो है 3333 वाले नंबर पे मैसेज करिए, दोनों जो है आप मैसेज करिए जो आप अभी चैट में कर रहे हो। और अगर आपने मुझसे 1 to 1 बात नहीं करी तो मुझसे 1 to 1 बात कर लीजिए, जो है 2-3 दिन के अंदर ही आप कर पाओगे, बाद में नहीं कर पाओगे। तो आप जो 989333 वाले नंबर पे मैसेज करिए, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लीजिए और मुझसे डायरेक्ट बात करिए। मैं 10 मिनट आपसे डायरेक्ट बात करूंगा और फिर हम आगे जो है आपको बताएंगे, है ना? ठीक है, हम आते स्लिप टेक्निक पे। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर तो सी लिखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर तो सी लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। स्लीप की प्रॉब्लम क्या बहुत लोगों को रहती है, इसलिए जो हमने इसको इंक्लूड किया है, जनरल चीजें हैं। सारे डिस्टॉर्शन जो जनरल डिस्टॉर्शन है ज्यादातर लोगों में रहते हैं, ये सारी चीजें जो जनरल जनरल लोगों के लिए जो होती है हम वो चीजें बता रहे हैं। स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जो हम 1 to 1 जो है आप मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं। पहली टेक्निक है वॉल। ये जो है स्लीप की एक टेक्निक ऐसी है जो इमीडिएटली जो है असर करती है बहुत सारे लोगों पे। इसमें आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपका सोने का टाइम हो गया है और आपको नींद नहीं आ रही है, और ये जो बहुत सीवियर लोग हैं जिनको इंसोम्निया जो दवाई ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है हम आगे बताएंगे बाद में, लेकिन ये इन लोगों के लिए जो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं या नई नई जो है प्रॉब्लम चालू हुई है, एक्सट्रीम लेवल के स्लीप प्रॉब्लम के लिए जो है ये आप जो है आप अगर एक्सपेक्ट करोगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम बताएंगे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन जो है जो नॉर्मल जनरली जो प्रॉब्लम होती है स्लीप की उसके बारे में बता रहे हैं। अगर मान के चलिए कि आपको जो है स्लीप सोने में दिक्कत होती है, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बेड पे लेट जाते हैं फिर भी आधा 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है सोने के लिए, तो आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको अपने बेड वगैरह से या जहाँ पे भी आप सोते हैं वहां से उठ जाना पड़ेगा और आपको एक ऐसी वॉल के सामने जाना पड़ेगा जो एकदम ब्लैंक हो। उस वॉल के सामने जाना पड़ेगा जो एकदम ब्लैंक हो, जिसपे कोई ऐसे वॉलपेपर ना लगा हो, कोई ऐसे टेक्सचर ना हो, कुछ ना हो, एकदम ब्लैंक वॉल के सामने जाके खड़े हो जाना पड़ेगा। और वॉल और आपके फेस के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इतना इतना डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब आसपास इतना मान के चलिए, इतना या इतना जो है 6 इंचेस के आसपास का आपका डिस्टेंस होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि आपकी आंख भी ना दुखे, बहुत कम कर लोगे तो आपकी आंखें दुखेगी और बहुत ज्यादा कर लोगे तो आपका जो विजन बहुत जो है वो जो ब्रॉड हो जाएगा, है ना। तो आपको इतना डिस्टेंस रखना है ताकि आपको इतना सा दिखे, ज्यादा ना दिखे, बस, है ना। वॉल के सामने खड़े हो जाना है, आपको अपना फोन, ये टीवी, सारी चीजें ऑफ कर देनी है। कोई भी किसी भी चीज में आपका एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज में, ना टीवी में होना चाहिए, ना किसी से बात कर रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं, ना कोई सॉन्ग लगाए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा चाहिए आपका जो है किसी भी तरीके से आपका एंगेजमेंट किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए, ना विजुअल होना चाहिए, ना ऑडिटिव होना चाहिए, ना ही आपका जो है कुछ होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, वॉल के सामने जाके खड़े हो जाओगे। वॉल के सामने खड़े होने के बाद में आपको क्या करना है कि 300 से या 500 से जो है आपको दोनों में से जो भी सही लगे, 300 और 500, आपको उल्टी गिनती गिननी है अपने मन के अंदर में, और इस तरीके से गिननी है कि आपके लिप्स हिलने चाहिए और आपको आवाज आनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। जैसे विस्पर करते ना धीरे से, उस तरीके से आपको बोलना है ताकि आपके आसपास किसी को कुछ पता ना चले कि आप क्या बोल रहे हो, बस आप ही को पता चलना चाहिए कि आपके लिप्स हिल रहे हैं और आप जो है आप ही की आवाज से आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। एकदम धीरे जो होता है विस्पर काइंड ऑफ, जो आपको एकदम धीरे बोलना है, विस्पर से भी धीरे, इस तरीके से कि आपको पता चलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, आपके लिप्स हिलने चाहिए, मन में कुछ नहीं बोलना है ना। तो इनका जो है ऑफ कर देते, म्यूट कर देते। तो क्या करना है, जैसे नींद नहीं है, आपको पता है कि मेरे नींद आने का टाइम हो चुका है, मुझे मेरे सोने का टाइम हो चुका है, आपको सबसे पहले वॉल के सामने जाना है। इतना डिस्टेंस होना चाहिए वॉल के बीच में, वॉल एकदम प्लेन होना चाहिए, वॉल में कोई टेक्सचर जो है वॉलपेपर कुछ नहीं होना चाहिए, और आपको जो है सारे जो डिस्ट्रैक्शन हटा देने चाहिए, फोन हो जाए चाहे टीवी हो जाए, किसी से बात नहीं करनी, कुछ सुनना नहीं है। आपकी जो है कानों में कोई एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए, ऑडिटरी एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए, विजुअल एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए। आपको जो 300 या फिर 500
दोनों में से किसी भी नंबर को डिसाइड करिए, वहां से उल्टी गिनती चालू करिए और ऐसे गिनना है, मतलब आप मन में तो गिन ही रहे हो लेकिन साथ में आपके लिप्स भी जो है हिल रहे हैं और आपको पता चल रहा है आप धीरे धीरे बोल रहे हो। आपके सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी, ये इतना बोरिंग काम है कि आपको जो है बस उसी की तरफ पूरा फोकस करना है उल्टी गिनती पे। फिर आपको धीरे धीरे जो हल्की हल्की नींद आनी शुरू होगी धीरे धीरे। अगर मान के चलिए आप 300 से 0 पे पहुंच गए तो आप फिर से 300 से शुरू करिए, 0 पे पहुंच गए फिर से 3 करिए, अगर 3 से चालू कर रहे हैं बार बार आ रहे हैं फिर 5 से 500 से शुरू करिए, है ना। 500 के ऊपर जो है फिर 7 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, वो या 1000 से भी कर सकते हैं, वो बहुत दूर की बात है। लेकिन जनरली जो है 300 500 जो है काफी बिल्कुल मोर देन इनफ हो जाता है। मान के चलिए आप 300 से चालू कर रहे हैं, आप धीरे धीरे आ रहे हैं, आपको नींद आने लगेगी, आपको बेड पे आके लेटना है और आपको जो है 5-10 मिनट थोड़ा सा इंतजार करना है और अगर फिर भी नींद नहीं आए आपको फिर जाके वॉल पे चले जाना है। अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंड को ट्रिक कर रहे हैं। आपका माइंड जो अगर आप बेड पे लेटे हुए हो तो आपको जो एकदम कंफर्टेबल हो, आपको जो आपके थॉट्स आ रहे हैं, आप फोन लेके बैठे हो, अगर फोन नहीं भी लेके बैठे हो तो आप किसी की बात सुन रहे हो, आप कुछ गाने सुन रहे हो, कान में हेडफोन लगे हुए, कुछ भी नहीं तो आप कम से कम कुछ ना कुछ सोच रहे हो, लेटे लेटे कुछ ना कुछ सोच रहे हो, ख्याली पुलाव बना रहे हो, कुछ पुरानी चीजें सोच रहे हो। इससे क्या होगा कि आप माइंड को फोर्स कर रहे हो एक बहुत ही बोरिंग काम के लिए, बहुत ज्यादा बोरिंग काम के लिए आप अपने माइंड को फोर्स कर रहे हो। फिर वो जो उसको पसंद नहीं, जैसे बच्चे बोलते हैं पढ़ाई करने में नींद आती है, पढ़ाई करते बैठते ही नींद आ जाती है, क्योंकि वो बोरिंग काम है। कोई भी बोरिंग काम में आपको नींद आएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बोरिंग काम कर रहे हैं, उल्टी गिनती गिनना, सामने क्यों कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा जो हमारा विजन ब्लैंक हो चुका है। आप जो आपको कान में कुछ आवाज नहीं आ रही तो आपको जो है वो ब्लैंक हो चुका है। आप जो है खड़े रहो तो मतलब आप फिजिकली भी कंफर्टेबल नहीं हो, आप जो है फिजिकली आप बेड पे लेटे रहोगे कंफर्टेबल रहोगे तो आप फिजिकली भी कंफर्टेबल नहीं हो, विजन भी ब्लॉक हो चुका है, कान में भी कोई आवाजें नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, कोई म्यूजिक नहीं आ रहा है, किसी की कोई बात नहीं कर रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो तो आप सिर्फ गिनती गिन रहे हो, उल्टी काउंटिंग कर रहे हो और साथ में धीरे धीरे जो है आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको ये चीज बार बार करनी है। अगर आप जो है आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, आप बेड पे आ जाओगे और जैसे बेड पे आओगे हो सकता है नींद उड़ जाए, हो सकता है उड़ जाए, तो आपको फिर से जाना है वॉल की तरफ। तो मतलब है कि आप माइंड को दो ही ऑप्शन दे रहे हो, या तो स्लीप या तो वॉल, है ना। तो आपका माइंड जो है आगे जाके स्लीप को ही चुनेगा, क्योंकि मान के चलिए आपका माइंड आपको ट्रिक कर सकता है, थोड़ी देर के लिए आपको नींद वाला फीलिंग दिला सकता है, फिर आप जैसे ही बेड पे आ जाओगे तो फिर जो है आपकी नींद हो सकता है उड़ जाए। तो आप तुरंत जो ज्यादा वेट मत करिए, तुरंत जाके वॉल पे खड़े हो जाइए, वॉल के सामने। फिर जो आपका माइंड सोचेगा यार ये तो बिल्कुल बोरिंग काम करवा के रहेगा, तो आपको जो नींद आ जाएगी। पहली चीज तो ये है। तो ये सभी को समझ में आया, क्लियर है? आपको कैसे लगी बताइए, क्लियर है, अच्छी लगी, क्या लगी, आप जो है आगे कौन कौन इसको यूज करेगा? ये हमेशा नहीं करना पड़ेगा, जब एक बार आपकी आदत हो जाए ना स्लीपिंग की फिर आपको जो बार बार यूज नहीं करनी पड़ेगी। आप शुरू शुरू में करोगे फिर बाद में जो है आप इसको, आपकी हैबिट पड़ जाएगी स्लीप की। और मान के चलिए अगर कोई बीमारी, कोई कोई गोली वोली ले रहा है, कोई अगर गोली ले रहा है तो उनको ये करना चाहिए कि वो आधी गोली लेके ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंसोम्निया के लिए कोई नींद की गोली ले रहा है, क्लोरोजोपाम वगैरह कुछ ले रहा है, तो हो सकता है कि वो अपने साइकेट्रिस्ट वगैरह से बात करें कि ऐसा सब कुछ है, मैं आधी गोली लेके ट्राई करना चाहता हूँ। तो आप जो है किसी से बात करके, किसी से अगर अगर आप खुद करना चाहो तो कर सकते हो, आप अपने सेक्रेटरी से पूछ भी सकते हो। आप हो सकता है कि आप जो है थोड़ा सा डोज कम करके ट्राई करो, और अगर आपको नींद आ जाए तो धीरे धीरे आप जो उसको और रिड्यूस कर सकते हो, है ना। तो अब ये लेकिन डायरेक्ट आप खुद से नहीं करिए, आप जो अपने इससे पूछ लीजिए या खुद अपने इस पे करिए। ये दवाई वालों का जो है ये कर सकते हैं। हम दूसरी टेक्निक भी बताएंगे स्लीप की, एक और टेक्निक है हमारे पास जो दो है, एक तो वॉल वाली हो गई और एक और है। तो प्रीति जो इन्होंने लिखा है काइंडली रिपीट, तो आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई वो मुझे वो पार्ट बता दीजिए, मैं आपको वो पार्ट रिपीट कर दूंगा। आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? काउंटिंग समझ में नहीं आई या आपको जो क्या समझ में नहीं आया? वॉल रिलेटेड एग्जांपल, वॉल रिलेटेड एग्जांपल ये है कि आप जो है वॉल के पास जाते हो, आपको नींद आती है, नींद नहीं आती तो वॉल के सामने जाके खड़े हो जाते हो। आपका वॉल का जो आपका फेस और आपका वॉल का डिस्टेंस इतना होना चाहिए, 6 इंच के आसपास होना चाहिए, वॉल पूरी ब्लैंक होनी चाहिए, कोई टेक्सचर नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसे प्लेन रहनी चाहिए ताकि आप वॉल पे कोई पैटर्न ना बनाने लगते हो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कहीं गड्ढा है, कुछ है, हम उसमें पैटर्न बनाने चालू कर देते हैं। तो आपको एकदम प्लेन वॉल होनी चाहिए जिसपे कुछ आप कर ही ना पाओ, कोई पैटर्न बना ही ना पाओ, विजुअल पैटर्न। फिर आपको जो है सारा फोन वगैरह सारी चीजें साइड में रख देनी है, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं, हर चीज से आपको डिस्कनेक्ट हो जाना है।
फिर आपको जो क्या एक काम करना है 300 से या 500 से कोशिश करिए, शुरुआत में 300 करिए। 300 से उल्टी गिनती गिनती है, उल्टी गिनती गिननी है, मन में गिननी है और आपको लिप से बोलनी भी है, एकदम धीरे धीरे, जैसे विस्पर करते हैं उस टाइप से, कि आपको पता चले कि आप बोल रहे हो और आपको बस आवाज आनी चाहिए एकदम धीरे धीरे बस। फिर आप जो उल्टी गिनती चालू करोगे, आपको धीरे धीरे एकदम बोरिंग लगने लगेगा, लेकिन आप फोर्स करोगे अपने आप को गिनती काउंटिंग के लिए, फिर जो है आपको हल्के हल्की नींद आनी शुरू होगी, आप बेड पे आ जाओगे, आपका माइंड आपको ट्रिक कर सकता है थोड़ी देर के लिए, आप बेड पे आ जाओगे, आप 5-10 मिनट 15 मिनट वेट करिए, 10 मिनट वेट करिए, अगर फिर से नींद उड़ जाए फिर से वॉल पे चले जाइए, मतलब आप अपने माइंड को ट्रिक कर रहे हो, आप बोल रहे हो या तो मुझे सोना है या तो मुझे वॉल के सामने मैं आपको फोर्सफुली लाके खड़ा कर दूंगा। तो आपका जो माइंड है आगे जाके जो लास्ट में इवेंचुअली वो स्लीप को ही चुनेगा, है ना। अब समझ में आ गया? ओके। दूसरी जो है, दूसरी टेक्निक जो है वो है 4-3-5। 4-3-5 में क्या है कि आप जो है ये दो तरीके से कर सकते हो, आप खड़े रह के भी कर सकते हो, या आप जो है अपने बेड के या एकदम बेड के एज पे बैठ के कर सकते हो, है ना, जहाँ पे आप बैठोगे लेकिन आप कंफर्टेबल होके नहीं बैठोगे, एकदम जो है थोड़ा सा सपोर्ट लेके आप बैठोगे। इसमें भी जो है इसमें भी जो हम क्या है एक बोरिंग चीज करने वाले, लेकिन एक दूसरी चीज करने वाले, वो इसमें उसमें काउंटिंग की, इसमें कुछ और चीज है। तो 4-3-5 में हम क्या करते हैं, जब हमको नींद नहीं आती है तो हम जो है बेड के एज पे जाके बैठ जाते हैं या तो खड़े हो जाते हैं। खड़े होना तो फिर वॉल होनी चाहिए, तो अगर आप जो है बेड के एज में बैठ रहे हो तो सामने एकदम कोई डिस्ट्रैक्टिंग कोई चीज नहीं होनी चाहिए ना, इस तरीके से आप ध्यान रखिए। इसमें 4-3-5 में क्या है कि आपको जो इनहेल करना है वो 4 सेकेंड तक इनहेल करना है। आप जो मन में 1-2 ऐसे 4 सेकंड तक आप गिनोगे और इनहेल करोगे, फिर 3 सेकंड तक आपको जो है रोक के रखना है सांस को, और 5 सेकंड तक आपको एक्सहेल करना है। इससे क्या होगा कि इससे आपका डीप ब्रीथिंग का जो एक्सरसाइज है वो भी हो जाएगा, जो आपको मैंने कल बताया था, और आपको जो है स्लीप वाला भी हो जाएगा। तो आपको दोनों में से जो सही लगे आप कर सकते हो। 4 सेकंड तक आपको इनहेल करना है, 3 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, 5 सेकंड तक आपको एक्सहेल करना है। आप आंखें बंद करके कर सकते हो, आंखें खोल के कर सकते हो, जो ज्यादा सही लगे, जिसमें ज्यादा कम, जिसमें डिस्ट्रैक्शंस कम रहे, आप वो कर सकते हो। 4-3-5। लेकिन इसमें भी आपको कंफर्टेबल होकर बैठना नहीं है, एकदम आराम से लेटना नहीं, जैसे लेट के करोगे या जो है आराम से चेयर पे बैठ के करोगे तो वो कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी। कंफर्टेबल पोजीशन में जो है नींद आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जिनको नींद नहीं आती है। तो जिनको अगर नहीं आ रही तो वो जो है थोड़ा सा इस बेड के एज पे कोने में बैठ रहे हैं, या फिर कहीं छोटे से स्टूल पे बैठ गए एकदम, जहाँ पे कोई टेका नहीं कुछ नहीं है ना, जहाँ पे जो नीचे का जो बेस है वो एकदम सॉफ्ट नहीं है, इस तरीके से, या कहीं पे खड़े हो गए है ना, कहीं पे इस तरीके से आप करोगे तो सही रहेगा। तो किसको समझ में आई दूसरी टेक्निक भी? आप सभी को समझ में आ गई? कैसे लगी आप बताइए, कौन कौन ट्राई करेगा? वो आए लिखिए, जो जो ट्राई करेगा वो आए लिखिए चैट में। हेलो सर। हाँ हेलो बोलिए। गणेश जी बात कर रहा हूँ। हाँ एक बोलिए। फॉर एग्जांपल आप मेरे को थोड़ा वो बता दीजिए ना, एक्सेल ब्रीथिंग कब लेने का। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले। क्या चीज? हाँ यही ब्रीदिंग का 4-3-5 कुछ समझ में नहीं आया मेरे। 4-3-5 क्या है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप जो है कहीं पे ऐसी जगह पे बैठोगे जो कंफर्टेबल नहीं है, जैसे बेड का एज हो गया, जैसे छोटा स्टूल हो जाए जहाँ पे जो है बहुत कंफर्टेबल प्लेस नहीं है ना, तो ऐसी जगह पे बैठोगे और आप जो है 4 सेकंड तक सांस को अंदर लोगे, मतलब जी। मन में जो गिनोगे 1-2-3-4 सेकंड तक सांस को अंदर लोगे, 3 सेकंड तक सांस को रोक के रखोगे और 5 सेकंड तक सांस को बाहर निकालोगे, है ना, धीरे 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 धीरे। जी। तो ये चीज ऐसी है कि इसमें दो चीजें होगी। पहली चीज ये होगी कि आप जो है एक बोरिंग काम कर रहे हो, ये गिनना जो है बार 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 गिनना, ये बोरिंग काम है। दूसरी चीज ये है कि जब आप सांस को बाहर निकालोगे तो आप देर तक निकाल रहे हो, तो सांस को जो है लंबा एक्सहेल करना जो है वो थोड़ा सा जो है स्ट्रेस देता है हल्का सा, तो वो चीज जो है और हेल्प करेगी। तीसरी चीज ये रहेगी कि आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, आप जो है कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रहोगे, तो वो जो है वो आपको और हेल्प करेगा। ऐसे सारी चीजें मिला के जो है आपको सोने में जो है हो जाएगी। इसमें भी सेम जो है कंडीशन है, या तो बेड पे जाके लेटना है या तो फिर 4-3-5 करना है। अगर आपको थोड़ी सी नींद आ रही है, आप बेड पे जाके लेट गए और फिर नींद उड़ गई, तो ऐसा फिर बैठे नहीं रहना है, फिर उठ के ये करना है। तो आप माइंड को जो है या तो वॉल या तो जो है स्लीप का ऑप्शन दोगे, या तो 4-3-5 और स्लीप का ऑप्शन दोगे।
तो दोनों कंडीशन में आपका जो माइंड है आगे जाके इवेंचुअली आपका माइंड जो है स्लीप को चुनेगा, अगर आप अच्छे से करोगे तो। ठीक है। तो अभी किस किस को कुछ पूछना है, बात करना है, तो आप जो है 5 मिनट जो है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने तो आप पूछ सकते हो। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। आप पूछिए। सर मेरा सीवियर एंजाइटी का ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। मेरा ओके पोस्ट कोविड के बाद में एंजाइटी बढ़ गया था ओके और उसमें ट्रीटमेंट लास्ट 7 महीने से चल रहा है। ओके। और उसमें मैं काफी मतलब मेडिसिन वेडिसिन भी अभी ट्रीटमेंट में कोर्स कर रहा हूँ। तो हम्म, ये जो आपका कोर्स है एंजाइटी रिलेटेड, हम्म। तो इसको करने के बाद में ये रिमूव हो सकता है क्या मेरा एंजाइटी? डेफिनेटली हो सकता है। आपका बीमारी का डर है कि आपको कहीं ये ना हो जाए, कोई वो बीमारी ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, कहीं में, ये आपको यही डर लगता है आपको? हाँ ये डर लगता है और दूसरा है कि इसका फिजिकल मुझ पे बहुत इफेक्ट हो रहा है। मतलब जैसा एंजाइटी से रिलेटेड जितने सिम्टम्स है, हाथ पैर दर्द देना, सिर दर्द देना, चक्कर आना, हम्म। ये मतलब अल्टरनेट डे होते रहता है मेरे साथ में। ठीक है ना, तो ये डेफिनेटली आप जो 7 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हो, अगर आप हमारे पास आते हैं तो आप जो है 1 से 1.5 महीने में ही ठीक हो सकते थे। अच्छा। तो तो इस, और ये जी कैसा रहता है, देखिए, हमारा जो ये एक एंजाइटी है, ये कॉज है, और इससे पूरे सिम्टम्स फैले हैं, सब तरफ पूरे सिम्टम्स है, फिजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, सब तरफ जो है ब्रांचेस एक तरीके से फैली हुई है। कॉज जो एंजाइटी है, हम क्या करेंगे, हम रूट कॉज को ही ठीक कर देंगे। तो उससे जितने भी बायोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपको जो मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको स्ट्रेस आ रहा है, आप ज्यादा सोच रहे हो, घबराहट हो रही है, पैनिक हो रहे हो, आप जो है किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, सही से सो नहीं पा रहे हो, सोने में दिक्कत हो रही है, उठने के बाद फ्रेश फील नहीं हो रहा है, जितने भी मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स है सब अपने आप धीरे धीरे रिमूव होने चालू हो जाएंगे, मतलब रिवर्स होने चालू हो जाएंगे। अच्छा सर, तो इसका स्पेशल कोर्स रहेगा सर? स्पेशल कोर्स रहेगा ये, ऐसे वर्कशॉप में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, जैसे मान के चलिए आपसे मैंने 2 मिनट बात कर ली है, तो ये चीज अच्छा ये पॉसिबल ही नहीं है ना, मैं क्या कोई नहीं कर सकता है। और ये हमारा काम नहीं है वर्कशॉप, हमारा काम ही जो है ये 1-to-1 ट्रीटमेंट है, जो हम इसको सालों से कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फिर? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप दवाइयाँ खा रहे हो ना, कितने समय तक दवाई खा रहे हो? मुझे लास्ट 6 महीना हो गया दवाई लेके। 6 महीने हो, तो आप अगर आप और दवाई खाते रहे इसी तरीके से तो आपको दवाइयों की लत लग जाएगी, फिर दो प्रॉब्लम हाँ हो जाएगी। दो प्रॉब्लम हो इसीलिए। जाएगी। पहली प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपको ठीक करना, और दूसरी प्रॉब्लम ये कि दवाई को बंद करवाना या छुड़वाना, ये डबल प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा। तो उसमें समय भी तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, हो सकता है उसमें 10-15 दिन ज्यादा लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा सर। तो आपने अभी तक मुझसे बात करी है क्या? हाँ सर, मैं अभी 5 बजे बात किए थे सर से। हम्म। तो उन्होंने मुझे लिंक भेजे थे, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिंक में जो ऑनलाइन पेमेंट था, पेमेंट का इशू आ रहा था। तो आपको आपको मतलब उस लिंक पे पेमेंट का इशू आ रहा था, या हाँ आपको उस लिंक पे पेमेंट का इशू आ रहा था। आप वैसे ऑनलाइन पेमेंट आपकी हो रही है कहीं और आप कर रहे हो तो? हाँ दूसरी जगह हो रहा है सर, राइट। एक एक काम करिए ना, आप जो है हमारे उसी नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए कि जो है ये लिंक के थ्रू पेमेंट नहीं हो रहा है, तो अच्छा आपको क्यूआर कोड दे देंगे, जो आप अच्छा स्कैन कर सकते हो, या तो फिर वो आपको डायरेक्ट पेटीएम गूगल पे के जो नंबर दे देंगे, अच्छा या यूपीआई आईडी दे देंगे, जो भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो, या आप डायरेक्ट नेट बैंकिंग से जो बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन अवेलेबल अच्छा है। अच्छा। नहीं, इसके पहले का पेमेंट जो 200 था वो बराबर हुआ था। हम्म। ये इसमें इशू हो रहा है, ठीक है वो कर लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा। तो आप करिए। और आप क्या करते हैं वैसे आप? सर मैं ये नागपुर में वीएनआईटी कॉलेज है, वहाँ पर मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए। और आपने मुझसे ही बात करी थी, मुझे याद आया। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट सर। ठीक है ना, आप करिए और हो जाएगा आपका पेमेंट, फिर हम आपसे काम करेंगे, और कोई दिक्कत की बात नहीं। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो है खत्म हो रहा है अभी वर्कशॉप, जो है कल का देखना पड़ेगा, क्या कल का हमने प्लान नहीं किया, कल क्या होने वाला है, तो देखते क्या होने वाला है। अभी आप देखिए, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। दीपा, आप कुछ बात करना चाह रहे हो, या आपने ऐसे ऑन कर दिया माइक को? दीपा, आपने जो है मैसेज किया था हमें, व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, बात की है आपने? नहीं की है जो? कल मुझे याद है, क्योंकि आप जो है कल
बोल रहे थे कि मैं बात करूंगी करके। मुझे जहाँ तक याद है कि आपने कल भी बोला था कि अपनी प्रॉब्लम आपने शेयर करी थी हमसे। आपका म्यूट है, एक सेकंड मुझे आपको अनम्यूट करने दीजिए। आप बोलिए। मैंने तो उठाया नहीं था। अच्छा, आपने फोन किया था तो हमने उठाया नहीं था। जी जी। तो आपने टाइम नहीं लिया होगा ना, आपको क्योंकि रहता है टाइम, अगर आप ले लोगे अपॉइंटमेंट तो आपको फिक्स कर मैंने लेंगे। 6 बजे के बाद बोला था, मैं किया था कॉल, तो कल ठीक है, करूं मैं? कल ठीक है, आप मैसेज करके टाइम ले लीजिए, फिर डबल से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 11 बजे के बाद जब बोलो कर लूंगी। ठीक है, तो आप एक काम करिए, 3388 नंबर पे करिए और आप मुझे हाँ, बोलिए कि बात करना है और वो करवा देंगे, है ना। ठीक ठीक है, ठीक। तो अभी जो हम कंसल्टेशन कर रहे हैं जो है, उसके जो चार्जेस जो है 500 रुपीज जो है। बाकी कुछ लोगों को पता होगा, कई लोगों ने पे कर दिया है, कुछ लोगों को पता होगा, उन्होंने बात करी होगी। कंसल्टेशन मतलब क्या है? कंसल्टेशन मतलब ये है कि आप सारे लोग जो है मुझसे 1 to 1 बात करोगे, मुझसे या जो दूसरे हमारे सारे उनसे 1 to 1 बात करोगे। हम लोग क्या करते हैं कि आपकी पूरी प्रॉब्लम को उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में जो उनके जितने कॉजेज है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ कॉजेज आपको पता होंगे, कुछ कॉजेज आपको पता नहीं होंगे। जैसे किसी ने बोला कि यार मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम है मतलब है कि कोई ना कोई कारण होना चाहिए, तो उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो हम आपकी प्रॉब्लम को पूरा समझते हैं डिटेल में, 1 to 1 आपको पूरा टाइम देते हैं, आपको पूरा मौका देते हैं बोलने का। आप शुरू से लेकर पूरा प्रॉब्लम को शेयर करते हो, उसके बाद में फिर आप जो है उसका एनालिसिस हो जाता है, उसके पूरे जितने भी कॉजेज है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें आपकी आंखें की प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, जो आपके बायोलॉजिकल सिम्टम्स, तो जो 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 मतलब एक्सप्लेन करें, आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को एक्सप्लेन करें, नींद के बारे में, हॉर्मोन्स के बारे में, और जो है माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में, कैसे माइंड का असर बॉडी पे हो रहा है, कैसे बॉडी का माइंड पे हो रहा है। ये सारी चीजें आपको बताई जाती है, जो आपको जाननी बहुत जरूरी है ठीक होने के पहले। फिर उसके बाद में आपका एक पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। वो प्लान ये रहता है कि कैसे काम करेंगे, कहाँ पे काम करेंगे, कितने दिन लगेंगे। फिर आप जब वो जो कोर्स लेते हो, तो आप जो है जो सालों की जो प्रॉब्लम्स है वो जो विद इन वीक्स, और बोल सकते हो, या विद इन अ मंथ, और विद इन अ मंथ तो 2 आप जो है ठीक हो जाते हो। सालों की बीमारियां जो है बिल्कुल एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में ठीक हो जाती है। काफी सारे लोग जो है उन्होंने किया है, मैसेज किए हैं, कई लोगों ने पेमेंट कर दिया, और अभी जो है कई जैसे उन्होंने बोला मैं करने वाला हूँ, किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, किसी की दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारे लोगों ने कर लिए है। और ये जो 500 जो फीस है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, 1000 रुपीज़ होते हैं। अलग अलग देख देख के रहता है, आप कौन सा कंसल्टेशन कर रहे हैं, कौन सा टेस्ट हो रहा है, देख देख के रहता है। तो 1000 रुपीज़ है, उससे ज़्यादा भी आती है। तो वो जो पीरियड, लिमिटेड पीरियड के लिए आपको मिल रहा है, वो अभी मिल रहा है 500 रुपीज़ में। टेस्ट भी हो रहा है, कंसल्टेशन भी हो रहा है। फिर आगे जाके जो इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो जो भी रेगुलर चार्जेस होते हैं वो आपको एप्लीकेबल हो जाते हैं आगे जाके। उसमें आप मुझसे डायरेक्ट पूरा 1 to 1 बात करोगे, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा, सवा घंटा, जितना भी टाइम लगेगा आपको पूरा मिलेगा। तो अभी जो है 4 मिनट बच्चे हैं 8:30 के लिए। किसी को फिर लास्ट में क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो मैं ले पाऊंगा, उसके बाद में फिर हम बंद करते हैं। अगर कोई भी हो तो पूछ सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं, या फिर इसमें पूछ सकते हैं, फिर हम जो इसको यहाँ से वो करते हैं, बंद करते हैं। क्लास क्वेश्चन जो है जो भी पूछना चाहे हम ले सकते हैं। प्लीज शेयर दी एक्सरसाइज, विच एक्सरसाइज? स्लीप एक्सरसाइज जो है मुझे पूरा का पूरा आपको समझाना पड़ेगा। आप एक काम करिएगा कि अगर रिकॉर्डिंग आती है तो आप जो है उसमें से जो है आप देख लीजिए पूरा डबल से। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप देखिए और हम इसको भी कंटिन्यू जो है खत्म करते हैं, और जो है कल का दिन देखेंगे क्या होता है।